अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 17। पलट। कहानी पलट। जिन दिनों हम आत्महत्या कर सकते थे, हमें सस्ती कहानियों के फिल्मी से लगने वाले अंत ने बचाया। हमें उम्मीद देते रहे वो सारे हीरोज जो पूरी फिल्म में मार खाकर भी आखिर में कहानी पलट देते थे। जब पहली बार ध्यान दिया तो जिंदगी को प्लेटफॉर्म के जैसा पाया, जहां उम्मीद की ट्रेन अनिश्चित काल के लिए लेट थी। उन रातों को मुश्किल से काटते हुए इंतजार के पलों में हमने गानों से शाहरुख खान को हटाकर अपने आप को रखा। गाने को तब तक जीते रहे जब तक याद में अपनी ही शक्ल धुंधली नहीं पड़ गई। अखबारों ने हमें बताया कि दुनिया बुरी है और दोस्तों ने बताया कि समंदर नहीं, वो दुनिया का आखिरी छोर है। बेरोजगारी के दिनों में जब हम ढूंढ रहे थे अपने से ज्यादा निरीह इंसान को, तो मिले रस्सी से बंधे हुए जानवर जिनको बच्चों के जैसे रखा गया था। उनके गले को देखते हुए अपने गले की अदृश्य रस्सी याद आई। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सांत्वना से हमने पहली सिगरेट जलाई और खुद को भीतर भीतर जलाते रहे। हम अगर कुछ हो जाते तो दुनिया जीत जाती। बर्बाद होने की आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार होते हम। इस रात की सुबह ना हो कि प्रार्थना करते हम। सड़क का मसाले वाला खाना खाते हुए, जिंदगी के फीके हुए स्वाद से भविष्य की एसआईपी करते हुए हमें मरना था, पर आत्महत्या का ख्याल इतना रोमांटिक था कि कर गुजरते तो वो इकलौती चीज भी मर जाती। हम बर्बाद होते तो शायद कभी कोई हमारा हिसाब किताब करता। अपना हिसाब किताब खुद करने वाले हिसाब किताब करते हैं, जीते नहीं। जीना जीवन के शुद्धतम रूप में अपने तरीके से बर्बाद होना था। हम शायद लिखे गए थे बर्बाद होने के लिए, पर हमने अपना अंत बदल दिया और अपनी कहानी सस्ती, घिसी पिटी और उबाऊ कर ली। अब हम मरने के बाद बहुत भले आदमी थे की तरह याद किए जाएंगे। किसी भी कहानी का इससे क्लैशी अंत क्या हो सकता है? जब भी मैं किसी के अंतिम संस्कार के लिए गया हूँ, तो लाइफ के बड़े ही बेसिक से सवाल ने आकर मुझे घेरा है कि मेरा अंत क्या होगा। अंत जो भी हो, अगर मैं खुद अपने अंतिम संस्कार को साफ साफ देख पाऊं तो वहाँ क्या बात हो रही होगी। हालांकि इस बात पर मेरा कोई जोर नहीं है कि क्या बात हो रही होगी, फिर भी मुझे हमेशा लगा कि यार मेरी कहानी घिसी पीटी नहीं होनी चाहिए। कहानी घिसी पिटी होना कोई इतनी गड़बड़ बात नहीं है, बल्कि उससे बड़ा डर ये है कि क्या हम सही से जी नहीं पाए, वो हो नहीं पाए जो हो सकते थे। हम वो कहानियां नहीं सुना पाए जो सुना सकते थे। कोई लेखक हो या ना हो, पर हर किसी ने अपने आप कोई ना कोई कहानी तो समझ ही रखी है। मैंने अक्सर अपने पूरे जीवन को ठोक बजाकर एक कहानी के जैसे देखने की कोशिश की है, और हर बार जब मैं ऐसा करता हूँ तो ख्याल आता है कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूँ, ताकि जब कहानी खत्म हो तो बाकी कोई बोले या ना बोले, कम से कम मैं बोलूँ, यार डीपी, मज़ा आ गया। अपनी कहानी को बदलने के लिए अपने जीवन को कहानी के जैसे देखना चाहिए। कहानी में हीरो हीरोइन को मुश्किल आती ही है। हम सभी लगभग एक आम जीवन जीते हैं, पर फिर भी उसमें कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम अपनी ही कहानी के हीरो हो सकते हैं। हम कई बार ज़्यादा सोचकर, ज़्यादा अगर मगर करके उन पलों को फिसल जाने देते हैं। उन पलों में हीरो ना बन पाने का मलाल बना रहता है। ऐसे मौके मिस हो जाते हैं जिनकी कहानी हम बाद में सुना सकते थे। ऐसे मौक़ों पर हमें अपने आप को अपनी कहानी से अलग करके देखते हुए सोचना चाहिए कि अगर मैं हीरो होता तो मैं क्या करता।
इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, पर शायद कोई भी हीरो सही मायने में कहानी का हीरो बनता ही तब है जब उसके जवाब और रास्ते आसान ना हो। आपसे मुश्किल दिनों को ऐसे याद रखिएगा कि ये मेरी कहानी के सबसे ज्यादा सुनाए जाने वाले हिस्से बनेंगे। जब मैं नौकरी छोड़ने का सोचता था तो हमेशा यही ख्याल आता कि यार, मैं ऐसे नौकरी करते हुए रिटायर नहीं होना चाहता। नौकरी बहुत अच्छी थी, पर मेरे लिए अच्छी नहीं थी। नौकरी करके रिटायर होना भी कोई कम बड़ा काम नहीं है। पर मुझे अपनी कहानी बदलनी थी। कहानी में आगे क्या होगा ये ना तब पता था, ना अब इतने साल बाद पता है। ये जो मुझे आगे की कहानी नहीं पता है, असल में मज़ा भी उसी में है। कभी मैंने अपनी डायरी में एंट्री की थी कि मेरा काम उनकी कहानियाँ लिखने का है जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो सब जो न्यूज़ का प्राइम टाइम नहीं है। मैं अपनी कहानी शायद ऐसे ही बदल सकता था। जीवन इतना लंबा है कि हमें अपनी कहानी एक बार नहीं, कई बार बदलनी पड़ती है। हमारी कहानी ही हमारा सच है, और सच कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। वो जिंदा, चलती फिरती जिंदा चीज़ है। जब मौत आती है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं, घर याद आता है। कुछ बातें आप इसलिए लिखते हैं ताकि खुद को समझ पाएं, और कुछ कहानियां भी आप इसलिए लिखते हैं ताकि खुद को समझा पाएं। कई बार एक लंबा सफर करके हम अपने भीतर की पगडंडी पर पहुंचते हैं। ये वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है जो हमारे पास ही था, बस शोर शराबे और कहीं पहुंचने की जल्दी में हम इसे कहीं भूल आए थे। यहाँ पहुंचो तो लगता है कि जैसे खुद से मुलाकात हो गई। इस दुनिया की सारी कच्ची पक्की सड़कें पीछे कहीं जाकर हमारे भीतर मिलती हैं, जहाँ न शोर होता है, न समय के बहने का असर। असल में हम सब अपने अंदर के भीतर गांव को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया भटकते हैं। साल 2024 में मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया और अपनी कहानियों के टिकटेड शो रखना शुरू किए। मुझे लगा कि मैं अपनी कहानी सुना सकता हूँ और लोग आएंगे भी। अपने पाठकों के सामने कहानी को ऐसे सुनाना जैसे कहानी घट रही हो, अपने आप में मेरे लिए बहुत ही अनोखा और नया अनुभव था। हर बार अब भी डर लगता है कि क्या मैं सही से सुना पाऊंगा, क्या लोग आएंगे, ऐसे तमाम डर। जब आप शो खत्म करते हैं तो बहुत देर तक समझ नहीं आता कि शो आखिर गया कैसा। आप जो जो मिस कर गए दिमाग में, वो सब चल रहा होता है। ऐसे ही एक शो के खत्म करने के बाद मेरा दिमाग हमेशा की तरह धुंधला था। आपके मन में चल रहा होता है कि पहले से अच्छा हुआ भी या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। मैं हर शो के बाद चाहता हूँ कि जो भी आया है उसको गले लगाकर मिल पाऊँ। बाहर निकलते ही लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ हाथ मिलाकर धन्यवाद बोल रहे थे, लेकिन उस भीड़ में भी मुझे अपने भीतर एक खिंचाव महसूस हो रहा था। एक तरह का अपराध बोध कि शायद मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उतना अच्छा लेखक नहीं हूँ। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम शायद बहुत कॉमन है, पर मुझ पर धीरे धीरे इसका असर बढ़ रहा था। पिछले कुछ महीनों से ये एहसास और भारी हो गया था कि लोग मेरी किताबों को जितनी गंभीरता से लेते हैं उतना मैं खुद उन्हें नहीं ले पा रहा। मुझे लगता था कि मैं अपने आप से धीरे धीरे दूर होता जा रहा हूँ, जैसे कोई धीरे धीरे अपनी परछाई की आदत खो देता है। ठीक ऐसा ही इंजीनियरिंग के दिनों में भी हुआ था। हर सेमेस्टर में नंबर बढ़ते जा रहे थे, पर मेरा मन लगना कम होता जा रहा था। बाहर से सब ठीक, पर भीतर ही भीतर कुछ सही नहीं चल रहा था। शो का फीडबैक अच्छा आ रहा था, किताब का भी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा था। मैं स्टेज से उतरकर सबसे मिलता हूँ, सबसे मिलते मिलाते 1-2 घंटा बीत जाता है। एक बार सब मिलकर लगभग जा चुके थे। मैं अब निकलने ही वाला था कि हॉल के सबसे पीछे एक लड़की खड़ी दिखी, अकेली, बिल्कुल चुप। वह भीड़ खत्म होने का इंतजार कर रही थी, पर भीड़ खत्म होने के बाद भी वह नहीं आई। शायद कुछ हिचकिचाहट थी, पर उसके वहां इंतजार करने में कुछ था, जैसे
किसी ने बहुत सोच कर तय किया हो कि उसे आज कुछ कहना है। मैं उसके पास गया और कहा, सब जा चुके, आप क्यों खड़ी हैं? सब ठीक ना? उसने पेस्ट्री का छोटा सा बॉक्स आगे बढ़ाया और कहा, आज मेरा जन्मदिन है। ये वाक्य सामान्य था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ऐसी चमक नहीं थी जो जन्मदिन पर होती है। बस एक खाली सा चेहरा, जैसे जन्मदिन बहुत मुश्किल से बीता हो। मैंने पूछा, कहानी अच्छी नहीं लगी आपको? इतनी उदास क्यों है? और बर्थडे पर दोस्तों के साथ नहीं जाना था आपको? कहाँ बर्थडे वाले दिन कहानी सुनने आ गई? उसने कहा, दोस्त ज़्यादा बचे नहीं, कुछ दूर चले गए, कुछ मैंने खुद से दूर कर दिए। उसका ये इमोशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकता था। हम सबके जीवन में ऐसे जिगरी दोस्त होते हैं जिनसे बात बंद हो जाती है। इस बात ने मेरे गले में हल्का सा पानी भर दिया। उसकी टोन वही थी जिसे मैं अच्छे से पहचानता था। वो टोन जिसमें आदमी खुद नहीं समझ पाता कि उसने लोगों को छोड़ा या लोगों ने उसे। ये तय ना कर पाने का उलझाव धीरे धीरे गिल्ट बन जाता है। ये गिल्ट मैंने भी महीनों ढोया था। वो 2 सेकंड रुकी और फिर बोली, कुछ महीने पहले मैं मरने जा रही थी। मरने वाली बात उसने इतनी आसानी से कही कि मैं अनकंफर्टेबल हो गया। उसने ये बात ऐसे कही थी जैसे लोग बताते हैं कि आजकल नींद अच्छी नहीं आ रही। उसकी रह रहकर चुप हो रही आवाज़ मेरे दिमाग में तुरंत एक रेड अलर्ट भेज रही थी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को बिना हिचकिचाहट के बोलता है वही सबसे थका हुआ होता है। उसने कहा, 3 महीने पहले मुझे आपकी किताब मिली। मैं उसे पढ़ना भी नहीं चाहती थी। लगा, एक किताब क्या बदल देगी। पर उसमें कुछ ऐसी लाइन थी कि मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए ही लिखी गई है। मेरा बहुत सालों से अपने पापा से झगड़ा चल रहा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि कोई किसी के बारे में इतना कैसे जान सकता है। फिर मैंने किताब बंद कर दी और कुछ दिन तक जानबूझकर किताब नहीं खोली। पर किताब के अंत में क्या होगा, ये बात मुझे बार बार किताब की ओर खींचती रही। मैंने आगे शायद किताब केवल इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे जानना था कि इसका अंत मेरी लाइफ से अलग है कि नहीं। फिर उसने अपने आप को समेटते हुए नीचे देखकर कहा, पर मैं किताब छोड़ नहीं पाई। मैं उसकी बात सुनते हुए अपनी ही हालत याद कर रहा था। कई बार मन में ये बात आती है कि क्या जितना कुछ लोग समझते हैं मैं उतना ठीक हूँ भी। उसके सामने खड़े खड़े ये गिल्ट मेरे भीतर और गाढ़ा हो गया था, क्योंकि इस पूरे समय मैं खुद को कमतर मानता रहा और इधर कोई 3 महीने तक मेरी किताब की कुछ लाइनों को पकड़े बैठा रहा था। वह बोली, ये जन्मदिन मैं उसी किताब की वजह से मना पा रही हूँ। शायद मैं धीरे धीरे खत्म हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। उसकी आवाज़ में रोना नहीं था, लेकिन एक ऐसी थकावट थी जो रोने से कहीं गहरी होती है। वह थकावट जो तब पैदा होती है जब कोई महीनों तक लड़ने का मन बनाए रखता है, पर लड़ने से पहले ही मूड बदल लेता है। मैं बस ये बताने आई हूँ कि थैंक्स फॉर राइटिंग द बुक। मैंने उसके चेहरे पर एक ऐसा बदलाव देखा, बहुत हल्का, बहुत मुश्किल से दिखने वाला, जैसे किसी बहुत अंधेरे कमरे में एक पतली रोशनी की किरण झांक रही हो। मैं हॉल में अकेले खड़ा रह गया। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि पिछले कई महीनों में जो गिल्ट मैंने अपने सीने में दबा रखा था कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं सही नहीं लिख रहा, मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी कर सकता हूँ। ट्रैवल, घर, लिखाई, सब बैलेंस नहीं कर पा रहा। वो सारे गिल्ट जैसे किसी ने धीरे से मेरे हाथ से ले लिए हों। घर जाते हुए, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए लगा कि हवा थोड़ी हल्की हो गई है। मन में पहली बार ये विचार आया कि शायद मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। अभी शायद यात्रा बस शुरू हुई है। लिखने से क्या हो जाएगा के बजाय मुझे ये सोचकर खुश होना चाहिए कि शायद कोई एक इंसान, सिर्फ एक, मेरी वजह से अपनी धीमी अंधेरी यात्रा कुछ महीने रोक देता है। बस इतना ही काफ़ी है। उस रात बहुत समय बाद ऐसा लगा कि जिंदगी जो महीनों से मेरे पीछे चुपचाप खड़ी थी,
उसने पहली बार मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा हो और कहा हो, चल, इतना काफ़ी है, इतना मत सोच, अब आगे बढ़, टेंशन मत ले यार। मैं अब सोचता हूँ तो लगता है कि मैं शायद ऐसे ही किसी एक लड़के या लड़की के लिए लिखता हूँ। उसमें मुझे अपना वो वर्जन दिखता है जो ऐसी ही कोई किताब ढूंढ रहा था। किताब खूब बिके या ना बिके, किसी एक भी ऐसे इंसान तक पहुंच जाती है तो उसका लिखना सफल हो जाता है। मेरे लिए ये सब बोनस जैसा है। ये सब सोचकर लिखना थोड़े शुरू किया था। जब आप कहानी पलटते हैं तो कहानी भी तो आपको पलट कर चौंकाती है। ये अचानक चौंक पाने वाले पल ही लाइफ को मीनिंग देते हैं। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की एक बस स्टैंड पर बस का नहीं, किसी और का इंतजार कर रही थी। उसके पास एक लड़का लड़की बस के इंतजार में थे। वो चाहते थे बस देर से आए, लड़की चाहती थी कि बस जल्दी आए। उस लड़का लड़की के चेहरे इतने पास थे कि मुझे एक बीते हुए साल की कभी न बीती तारीख की याद दिला रहे थे। प्यार में डूबी आंखें अब मैं तुरंत पहचान लेता हूँ। प्यार के रास्ते खोने के बाद ही याद होते हैं। मुझे अब कोई वैसे नहीं देखता, मैं भी तो किसी को वैसे नहीं देखता। प्यार भी है, आंखें भी, बस नहीं है तो वो आवारा छिटके हुए दिन जब तारीखें बीत कर और नई हो जाती थी। हम पूरी जिंदगी एक ही प्यार को अलग अलग तरीके से करते चले जाते हैं। बस आ गई, कुछ लोग चढ़ गए, कुछ हमेशा के लिए छूट गए। लड़की अब भी इंतजार में है, नहीं, बस के नहीं, उस लड़के के नहीं, बस इंतजार के इंतजार में। वो किसी दिन खुद तक पहुंच जाए शायद। आज से 10 साल बाद आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो शब्द होने वाला है वो है काश। हम सबकी जिंदगी एक काश पर अटकी हुई होती है। काश कि ये कर लिया होता, काश कि उसको बोल दिया होता, काश कि वहां घूमने का ट्रिप बना लिया होता, काश कि ये मेरी कहानी होती। आपकी जिंदगी में ये काश ना रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को कहानी की तरह जिएं और जिए हुए को कहानी की तरह लिखें, क्योंकि आपकी कहानी आपसे अच्छा कोई सुना ही नहीं सकता। अगर आपको अपनी कहानी में विश्वास है तो फिर उसे कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी कहानी पर विश्वास ना भी हो तो भी कोई ना कोई ऐसा जरूर अपने पास रखें जो आपके कंधे को थपथपा कर गले लगा कर बोले, टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा एक भी व्यक्ति आपके आसपास ना हो तो वो व्यक्ति आपको खुद होना पड़ेगा। हमारा मरने का डर असल में अपने हिसाब से ना जी पाने का डर है। डर इसलिए कि रोज हमें यहाँ वहाँ से दुनिया भर से अचानक ही लोगों के मरने की खबरें मिलती हैं, तो सामने वाले के अचानक मरने के डर में हमारा डर जुड़ जाता है कि हम सही से जिए नहीं। यूं ही हमें भी अचानक निकलना पड़ा तो हम अपने जिए हुए जीवन से निराश हो जाएंगे। वो सारे रास्ते जो हम ले सकते थे, वो सारी माफ़ी जो हम दे सकते थे, वो सारे प्लान्स जो बन सकते थे, वो सारी यादें जो बन सकती थी। जीने का डर अंधेरे से उजाले की खोज जितना पुराना है। अगर मुझे अपने आसपास समय में पीछे जाकर एक बात बोलनी हो तो वो ये होगी, तुम्हारा जवाब देर से आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। हम सारे लोग एकदम ज़िंदगी का रास्ता भटक जाते हैं या रास्ता खोजते हुए गुम हो जाते हैं कि हम सही रास्ते पर गए भी हैं या नहीं। लाइफ ऐसी हो गई है कि हमें एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया है जहाँ उजाला है ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ हाथ बढ़ाएं। हम अंधेरे में टटोल रहे हैं कि कोई तो खिड़की दरवाज़ा मिले जिसे खोल पाएं। तभी अचानक हमें एक हाथ मिलता है और हमें उम्मीद बनती है कि हम अकेले नहीं हैं। इस किताब को लिखने के पीछे की कोशिश यही है कि मैं वो हाथ बन पाऊँ जो पीठ थपथपा कर बोले, टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते अपने आप को चिट्ठियाँ लिखते रहना चाहिए। उन चिट्ठियों को पलट कर देखते भी रहना चाहिए ताकि आप जान पाएं और यकीन कर पाएं कि एक दिन कहानी पलटती है।
ये कभी अपने आप को लिखा था। अब भी पढ़ता हूँ तो मैं 17 साल का हो जाता हूँ और मुझे फिर से एक बार अपनी कहानी पर यकीन आ जाता है। ये चिट्ठी उस दिन लिखी थी जब 2 साल बाद तैयारी करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस चिट्ठी को तब मंत्र की तरह पढ़ा था जब नौकरी नहीं लग रही थी। हर बार जब लगा कि कहानी खत्म, तब लौटकर इस चिट्ठी पर आया। हर बार इसको थोड़ा थोड़ा बदला। ये चिट्ठी बदलती रही क्योंकि समय के साथ हमारा अपना पर्सनल सच बदलता है। ये चिट्ठी बदलती रहेगी क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी सफ़र में हूँ। तुम्हारी ही तरह इस दुनिया में थोड़ी सी जगह बनाते हुए मैं भी अपनी जगह ढूंढ रहा हूँ। अपनी जगह ढूंढने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करना ही असल मायने में जीना है। सुनो यार, आज का दिन बहुत खास है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो सब मिलेगा जो भी तुमने सोचा है। ज़रूरी ये नहीं कि तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हें मिले। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब तुम्हें तुम्हारे मन वाली चीज़ ना मिले, तब तुम क्या करते हो, क्योंकि ऐसा अक्सर होगा। ये जो प्रेशर है कि हम कोई महान काम कर रहे हैं, कुछ दिन में हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। यूनिवर्स जितना पुराना है, कुछ दिन को हम अगर वैल्यू देना चाहें तो 1-2 हज़ार साल यूँ निकल जाएंगे। सच कड़वा होता है। मेरे ग्रोइंग अप के दौरान मुझे लगा था कि सबसे कड़वा सच यही है कि हम एक दिन मर जाएंगे। पर फूल एक दिन में पुराना हो जाता है, इससे उसकी खूबसूरती कम नहीं हो जाती। इसलिए जितना टाइम है, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये जानने के बावजूद कि ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है जो पलक झपकते बीत जाता है। कभी मन का होगा, ज़्यादातर मन का नहीं होगा। ज़िंदगी जब तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी सड़क की तरह मिले तो तुम आसान सी पगडंडी जैसे मिलना। जब सब नाराज़ हों तो तुम सब भुलाकर मिलना। जब ज़िंदगी लंबे दिन में भीषण ट्रैफिक झेलने के बाद मिले तो तुम सुबह की चहचहाहट की तरह मिलना। तुम्हें वैसे तो पहले भी किसी ना किसी ने बोला होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी मुस्कान सुपर सेक्सी है और वही तुम्हारा सुपर पावर भी है। अब आगे का रास्ता बंद दिखे तो वहीं पास में देखना, कोई नया रास्ता तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। और अगर कोई रास्ता फिर भी ना दिखे तो ये मान लेना कि तुम्हें नया रास्ता बनाना है, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो तुम्हारे बाद आएंगे। हर अंत लगती हुई चीज़ अंत नहीं होती, और अगर ऐसा है भी तो हर अंत एक नई शुरुआत है। सब ठीक ना चल रहा हो तो भी कई बार लगता है कि बस कोई अपना गले लगा के बोल देता, टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। मालूम है, बोलने से कुछ नहीं बदलता, कुछ चीज़ें बस ऐसे ही कर देनी चाहिए। यूँ तो नई शुरुआत के लिए तमाम सुंदर बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात उन सभी बातों में सबसे ज़रूरी है कि तुम बी योरसेल्फ वाला खेल खेल के देखना। खुद जैसा होने के इतने भी नुकसान नहीं जितने लगते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखना। हम सबसे ज़्यादा अपने लिए ही अजनबी हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग पीस विथ वन सेल्फ विथ ऑल द फ्लॉज एंड वर्च्यूज। मैं चाहूँगा तुम जल्द से जल्द खुद से दोस्ती कर पाओ। टू बी योर सेल्फ होने से पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि तुम हो कौन, और हम कौन हैं ये बात समय के साथ साथ बदलती रहती है। इसलिए अपनी परिभाषाएं बदलते रहना। जब हमें पता नहीं होता कि हम कौन हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। फिर जब सब बताते हैं और मन नहीं लगता तो हमेशा एक स्ट्रेस बना रहता है। भूलना मत कि तुम हो तभी ये दुनिया है। लोग कितना भी कह लें कि किसी के भी ना होने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान मरता है तो एक दुनिया भी साथ मर जाती है, और इंसान जीता है तो वो रोज़ इस दुनिया को नया कर सकता है। तुम इस घिसी पिटी दुनिया को नया कर पाओ, इस उम्मीद के साथ। विथ लव, लक एंड लाइट, दिव्य प्रकाश दुबे। इस किताब का अंत यहीं था। किताब आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली कहानी, अगली किताब आपको कौन सी चाहिए
हमें सजेस्ट करें। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी कहानियाँ सुन सकते हैं और ये शो आपको कैसा लगता है अपनी राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद।